हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे डीएलएड का और प्रवक्ता का भी पढ़ रहे हैं, कुछ एएसओ का भी पढ़ रहे हैं। तो आज की जो अपडेट है, एक तो हम ये जो सेशन रहेगा इसमें पूरा हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। प्रवक्ता का हम अब अलग अलग तरीके से जितनी भी चीज़ें इसमें आती हैं सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़, प्रवक्ता भर्ती जो है वो अपग्रेड कर दी गई है। ये जो यूकेपीएससी जो अपना परीक्षा कैलेंडर निकालता है उसके अंतर्गत इन्होंने डेट दे दी है, ठीक है। उसकी डेडलाइन दे दी है कि इतने इतने तारीख तक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं ये कब कब इन्होंने दिए हैं कि इतने इतने तारीख को ये हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, अभी रिसेंट में जो होना है वो है एएसओ का एग्ज़ाम, ठीक है। एएसओ को यानी कि अन्वेषण कम संगणक का एग्ज़ाम आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य वाला जो है ये तो ऑलरेडी जो जॉब में है उन्हीं के लिए है, विभागीय परीक्षा है चूँकि। तो देखिए ये एएसओ का जो एग्ज़ाम है ये है 6 अक्टूबर 2024 को, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम होना है। फिर उसके साथ साथ सचिवालय वगैरह की और कार्मिक विभाग, गृह विभाग, पुलिस विभाग, दूरसंचार विभाग, ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो थी उसकी भी है, उसकी भी डेट इन्होंने दे दी है कि इतने तारीख तक हम कराएंगे। और यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी तौर पे जो होता है आपका डिपार्टमेंट, यानी कि इंटर कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल 2025 को क्या है, इसका स्क्रीनिंग एग्जाम हो जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ लिखी है, ये जो परीक्षा तिथियाँ हैं या इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्स जो भी हैं ये शिफ्ट होते जाते हैं, आगे पीछे होते जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आनी है। तो एक खुशी की बात है। सभी दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग हैं तैयारी में लग जाइए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए एलटी में जो भी आप लोगों के साथ हुआ है वो यहाँ नहीं होता, ये तो आपको पता है। भले ही यहाँ पे चीज़ें चूँकि प्रवक्ता पद पे होनी है, जो कि आपका एक अच्छा पद है, तो चीज़ें लेवल तो अच्छा ही आएगा। लेकिन पर ऐसा है कि यहाँ पे ऑथेंटिसिटी एक तरीके से पेपर की रहती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर अभी तक तो देखा गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, अ आ के बाद ई और बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। आई भी बहुत सारे लोगों से पढ़ते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो देखिए इसे गुण संधि कहा जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। स्वर संधि जो है उसके भेदों के अंदर से ये है। स्वर संधि जो होती है उसके अंदर की भेद के बारे में बात करें तो गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। ये सभी संधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें से कि आप लोगों को पता है होगा गुण संधि जो है, और जिन लोगों को नहीं भी पता है ध्यान दीजिएगा। गुण संधि में क्या होता है, अ आ के बाद अगर ई या बड़ी ई होती है तो आई में कन्वर्ट हो जाती है, इसे गुण संधि कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि जब आप इसे तोड़ेंगे, किसी शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो बीच में क्या आएगी, आ की मात्रा, या किसी भी आप कह सकते हैं बड़े वाले जो स्वर हैं जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है उसमें टूटेगा, ठीक है। और अयादि संधि जो है, अयादि संधि के भी अपने गुणधर्म होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में यौ या वो आता है, जैसे पवन, इस तरीके के जो शब्द हैं, ठीक है, इनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो कि अगला क्वेश्चन है। अधोपतन, अधः पतन, आधि पतन या फिर आधः पतन, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है, देखिए अधोपतन बोलते हैं वैसे, लेकिन शुद्ध वर्तनी के हिसाब से अधः पतन होता है, ठीक है। ये वर्ड आपका शुद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारे पास है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए ये जो है इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। और एक और चीज़, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनको पता नहीं चल पा रहा है ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, किस तरीके से करना है, तो हमें संपर्क कीजिए हमारे नंबर पे और हम लगा देंगे आपको ऑब्जेक्शन। अगर आपको सही से लगाना नहीं आ रहा है हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि एक मैसेज आया था किसी का, तो जल्दी जल्दी लगाइए, 12 बजे से पहले लगाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमको बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों की मदद की हमने ऐसे करके लगा दिया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सही से जानकारी लेके लगा लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? विभावना, विरोधाभास, परिकर या अन्योक्ति, ठीक है।
तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर है विभावना। ठीक है, और साथ ही साथ प्रवक्ता के साथ साथ ये है विशेषकर एएसओ के स्टूडेंट्स के लिए भी, एएसओ ओरिएंटेड भी सिलेबस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है सुंदरता, महर्षि, कमल या फिर सूर्य। तो देखिए अरविंद जो है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका है कमल। ठीक है, याद रखिएगा अरविंद, कमल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सत धन भावना, यानी कि सद्भावना बनता है, इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखिए सत धन भावना, ये यहाँ पे तो किस में बदल गया, दो में बदल गया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है सत धन भावना इज इक्वल टू सद्भावना जो हमें दिया गया है, तो देखिए ये तो जो है किस में बदला, दो में बदला। इसमें कौन सी संधि है, आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन जो आया था जिस पेपर में आया था इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, तो सभी को ऑब्वियसली नंबर मिले होंगे, तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो। स्वर संधि, संधि जो है आपकी विशेषकर 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग में बीच में आपकी आपने देखा होगा 2 बिंदु अह की मात्रा में टूट जाता है। व्यंजन में आपको दिख रहा होगा व्यंजनों का किस तरीके से टूटता है व्यंजनों में। और साथ ही साथ स्वर संधि जो है वो 5 उसके तरीके हैं, उसके 5 भेद हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था। तो आई होप आपको यहाँ पे तक चीज़ें एकदम समझ में आ रही हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कोयलों की दलाली में हाथ काले, लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए सिलेबस में एक टॉपिक है लोकोक्ति तथा मुहावरे, वहाँ से ये प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। मुहावरे क्या होते हैं ना, जनरली जो छोटा होता है, दिखने में छोटा सा रूप होगा, संक्षिप्त रूप होगा, वो जनरली मुहावरे होते हैं अक्सर। और जो लंबी तौर पे लिखी होगी, थोड़ा ज़्यादा लाइंस जिसमें लिखी होंगी, वो लोकोक्ति होती है। एक पहचानने का मैं एक छोटा सा तरीका आपको बता रही हूँ, मतलब 99% क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाएगा, कुछ ही अपवा दूंगे। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है। कोयले का व्यापार कठिन होता है, व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, अच्छे का सत्संग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ आप पहले ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर किया जा सकता है, बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, इजीली हमें समझ में भी आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 जून, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर या 14 नवंबर। तो आई होप ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूर्धा यानी कि मूर्धन्य ध्वनियाँ जो हैं इनमें से कौन सी हैं, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ या फिर त थ द ध। ठीक है, तो मूर्धा कहिए या फिर आप कह सकते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ, इनमें से कौन सी हैं, ट ठ ड ढ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, याद रखिएगा यहाँ पे को ये भी एक प्रश्न था। ठीक है, जो आपको बताया अभी। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आपने ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन क्यों डाला। देखिए आपके इसमें जीके भी है, आपके इसमें करंट अफेयर्स भी हैं इवन, तो ये जो जितने भी आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी भाषा से रिलेटेड हो, संघ पंचायत किसी से भी रिलेटेड हो, वो अल्टीमेटली आपके सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न वहाँ से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए वाक्य शुद्धि से है, ठीक है, एएसओ में तो साफ साफ मेंशन है। ठीक है, मतलब दोनों जगह ही आता है ये वाक्य शुद्धि। अब है रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ या पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो इनमें से आपको शुद्ध रूप जो है उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो शुद्ध लग रहा है वो है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, मार्ग से भटक जाना, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना,
या भक्ति करते हुए व्यापार करना। तो देखिए आए तो थे हरिभजन को, लेकिन ओटन लगे कपास, यानी कि किसी और काम से आए थे और कोई और ही काम करने लगे, यानी कि मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे हो और समझ में भी आ रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग रहीम। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार, ये आपके सिलेबस में नहीं है दोहे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। विकट, असाध्य, भयानक या फिर घातक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असाध्य। ठीक है, ऐसी बीमारी जिसका ठीक होना संभव ना हो, जो कि आजकल बहुत सारी पनप भी रही हैं। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है असाध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्लूत स्वर कहते हैं, तो देखिए आप लोगों ने स्वर सुना होगा। स्वर जो होते हैं हिंदी भाषा के अनुसार स्वर देखे जाएं तो 11 हैं, और अगर मैं व्यंजन देखूं तो आपको पता होगा 33 हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि जो प्लूत स्वर है उसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा 3 तरीके के हैं ये, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर कौन से हैं, जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, जिनका उच्चारण गाकर किया जाता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या फिर जिनका उच्चारण किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इनमें से प्लूत स्वर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए एक तो होता है जिनमें कम समय लगता है, एक होता है जिनमें ज़्यादा समय लगता है, एक होता है जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा लग रहा है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं स्वर के बारे में अब अच्छे से ही। तो देखिए स्वर जो है ना अलग अलग चीज़ों के अनुसार अलग अलग हैं, तो मात्रा, उच्चारण या फिर काल के आधार पे है ये स्वर। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, मात्रा के अनुसार बताइए। ठीक है, मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पे तीनों एक ही चीज़ यहाँ पर को होगी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे, जैसे कि अ, ई, उ, सभी छोटे हैं वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आप मेरे को एम्फेसिस करना पड़ रहा है, थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा मुझे, आ, ई, उ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली कहूँगी अ, ई, उ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये ह्रस्व स्वर थे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में आपको ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हैं आ, ई, उ। अब देखिए ए, आई, ओ, औ, आ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कि ये जो ए है ये भी क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा, नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ स्वर है। बढ़ते हैं अगला, प्लूत स्वर, जिनके उच्चारण में ज़्यादातर नॉन हिंदी होगा इसमें कंफ्यूज, वरना सभी बच्चों को पता होता है। तो प्लूत स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा संवाद वगैरह होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है नाटकों में। ठीक है, तो रा, राम। ठीक है, इस तरीके से आप वो थोड़ा सस्पेंस टाइप का क्रिएट करके बोलते हैं, तो ये इसमें टाइम लगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तो विराम चिन्ह अलग से सेपरेटली टॉपिक दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों में विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इन्हें। तो इसमें ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें विराम चिन्ह कौन से लगेंगे आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तन मन धन से मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ठीक है, एक जगह पे कोमा लगेगा और फिर दूसरा विराम चिन्ह। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हूँ। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइएगा साथ साथ आप लोग क्या चाहते हैं, जो किस सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाह रहे हैं अभी। और साथ ही साथ एक और चीज़, एलटी की अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर आपका एलटी में बन रहा है तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है आप अभी बीच में हैं कहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें मत रहिए कि क्योंकि सस्पेंस में मत रहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट आपको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से पेपर में चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक एग्जाम ही आपके पूरे जीवन के किसी एजेंडे को तो डिफाइन नहीं करता है। अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में आगे की तरफ बढ़िए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।